नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध को 1.5 साल से अधिक बीत गया। इस बीच भारत ने कूटनीतिक, रणनीतिक और सामरिक रूप से चीन को लगातार करारा जवाब दिया है। चीन उत्तर, पूर्वोत्तर और पीओके में लगातार सक्रिय है और उसकी गतिविधियां कुछ बड़े संकेत दे रही हैं। आज हम उन्हीं संकेतों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सर्दियां एलएसी पर कठिन होने वाली हैं? क्या चीन की बौखलाहट अगले कुछ महीनों में एलएसी पर बड़ी सैन्य कार्रवाई को निमंत्रण दे रही है? नए भारत का नया इतिहास साक्षी है कि साल भर पहले एलएसी की चोटियों पर बदनीयती रखने वाले चीन की एक भी चाल कामयाब नहीं। 2020 की सर्दी से पहले भारतीय सेना ने चीन को चुशूल सब सेक्टर की चोटियों से नीचे पटक दिया। लेह के द्वार चुशूल पर बुरी नजर रखने वाले चीन को ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मगर हिल, गुरुंग हिल, रिजांगला, ब्रेकिनला और स्पैंगुर गैप से खदेड़ दिया गया। चोटियों से ऊंचे हौसले वाली भारतीय सेना ने चोटियों पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। विस्तारवाद की पुरानी नीति पर चलने वाले चीन के अहंकार पर नए भारत का ये एक ऐसा वार था जिससे चीन कराह उठा। डेढ़ साल से ज्यादा वक्त बीत गया। चीन एलएसी पर शांति समझौते का दिखावा तो करता है, लेकिन उस पर अमल नहीं करता। चीन के मुंह में दिखावे का शांति पाठ है, लेकिन ये चाल बगुला भगत वाली है। भारत के प्रचंड प्रहार से तिलमिलाए चीन ने अब भारत की घेराबंदी तेज करने की चाल चली है। पहला लद्दाख के नजदीक एलएसी, दूसरा पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में चीनी सेना के कैंप और तीसरा पाकिस्तान का इस्तेमाल कर अरब सागर में भारत को उलझाने की साजिश। घेरेबंदी की इस रणनीति से आशंकाएं बढ़ रही हैं कि चीन आने वाले दिनों में युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है। लद्दाख में कैंपेनिंग सीजन जो है वो अप्रैल से लेकर नवंबर तक है। नवंबर के बाद वहाँ इतनी ठंड हो जाती है कि किसी प्रकार का युद्ध की आशंका जो है असंभव है। चीन के पास टेक्नोलॉजी एडवांटेज है, जितनी मर्जी तैयारी कर ले वो, मुझे नहीं लगता नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में यानी अगले 6 महीने में किसी प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी बड़े बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। यस, उसकी तैयारी हर प्रकार से है। एक किस्म से साइकोलॉजिकल प्रेशर है हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान की सेनाएं हर प्रकार से तैयार है। हमने एरिया के ऊपर कड़ी निगरानी रखी हुई है। चीन की तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर कड़ी निगरानी है और हम हर प्रकार से तैयार हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, अगर उसने कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो। चोट खाए चीन की हर चाल को अंजाम पहुंचाने का मोहरा बना है पाकिस्तान। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान भारत को कभी परास्त नहीं कर सका। बार बार हार से हिम्मत हारा पाकिस्तान चीन के चरणों नत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और फौजी जनरल बाजवा भी ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि चीन की चाटुकारिता कर वो भारत से जीत सकते हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं कि धीरे धीरे वो अपनी ही जमीन चीन को सौंप रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना से ज्यादा चीन के सैनिक दिखने लगे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिकों और इंजीनियरों ने पीओके का दौरा किया है। खबर है कि 40 से ज्यादा चीनी सैनिक पीओके पहुंचे। चीन के सैनिकों के साथ पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर भी रहे। जानकारी के मुताबिक केल, जूरा और लीपा वैली में चीन के सैनिकों ने दौरा किया। ये वही इलाके हैं जहां पाकिस्तान ने आतंकियों के लॉन्च पैड बना रखे हैं। अंदेशा है कि चीन की सेना ने पीओके में मॉडल विलेज बनाने के लिए सर्वे किया है। गलवान में हिंदुस्तान से पिछड़ने के बाद चीन की जबरदस्त कोशिश है कि पीओके के माध्यम से भी हिंदुस्तान को घेरा जाए। उसका बॉर्डर विलेज में का दौरा करना और पीओके में एक मॉडल विलेज बनाना किसी भी तरह से ये नहीं दर्शाता
कि चीन का पीओके के ऊपर कब्जा हो गया है और चीन जो है पीओके के माध्यम से भी हिंदुस्तान की घेराबंदी कर रहे हैं। यस, पाकिस्तान जो है हर प्रकार से चीन की सहायता करेगा। चीन की अंडर द गाइज ऑफ लेबर एक डिवीजन वहां है। LAC तक चौड़ी सड़क बना चुका चीन सीना चौड़ा करके विवाद को छेड़ बैठा, लेकिन उसके वर्दीधारियों को भारतीय सेना की तरह सर्दी सहने की आदत नहीं है। इसलिए 2020 की सर्दी से पहले कहा गया था, विंटर इज कमिंग एंड मिस्टर जिनपिंग यू नो नथिंग। बीते बरस की सर्दी ने चीनी वर्दी का हौसला हिला दिया है। हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के चलते चीन को LAC पर 9 महीने में 4 कमांडर बदलने पड़े हैं। PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर झांग जुडोंग की सर्दी की वजह से मौत हो चुकी है। लद्दाख की नंगी चोटियां दूसरी बार बर्फ से ढक रही है और लगातार दूसरे साल चीन की सेना का हौसला दरक रहा है। एक सर्दी बिताने के बाद चीन को समझ में आ चुका है कि चोटियों पर टिके रहने के लिए चट्टान से मजबूत हौसला चाहिए, जो उनकी सेना के पास नहीं है। पस्त पड़ी PLA में नई जान फूंकने के लिए चीन ने सागर में संग्राम की कूटनीति अपनाई है। इसीलिए उसने घेरेबंदी का दूसरा किला अपने सेवक पाकिस्तान के साथ मिलकर अरब सागर में बनाया है। माओ अक्सर कहा करते थे कि युद्ध चीन के हित में है। चीन युद्ध और शक्ति विस्तार के जरिए ही दुनिया में अपना दबदबा बना सकता है। माना जा रहा है कि जिनपिंग उसी सोच को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन ने द्वीपों पर कब्जा करके सैन्य अड्डे बना लिए हैं। अरब और हिंद महासागर में वो लगातार अपना दखल बढ़ा रहा है। भारत अपनी संप्रभुता के रक्षार्थ उसकी विस्तारवादी नीति के आड़े आ रहा है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा। भारत को घेरने की बदनीयत से चीन पाकिस्तान को अपने मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है और अब उसने पाकिस्तान को अपना खतरनाक युद्धपोत उपहार में देकर भारत पर दबाव बनाने की दिशा में नया दांव चला है। जब दो देश सामरिक सहयोग बढ़ाते हैं तो रणनीतिक भाषा में इसे संबंधों की मजबूती कहा जाता है। चीन में बने युद्धपोत पर पाकिस्तान का झंडा लहराता देख ठीक ऐसा ही पाकिस्तान भी सोच रहा है। चीन ने भी दोस्ती की चाशनी में लपेटकर सामरिक सहयोग, सशक्त पाकिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान ने एक सांस में इस घुट्टी को घोंट लिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिली जल शक्ति और साहस की इस चाइनीज घुट्टी का नाम है PNS तगड़े। चीन ने 8 नवंबर को शंघाई में पाकिस्तान को पहला टाइप 54 युद्धपोत दिया है। पाकिस्तान ने इस जंगी जहाज को नाम दिया है PNS तगड़े। चीन का कहना है कि ये सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से बहुत उन्नत युद्धपोत है। दरअसल 2017 के समझौते के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से जंगी जहाज मिला है। चीन समझौते के मुताबिक पाकिस्तान नौसेना को कुल 4 युद्धपोत देगा। एक जंगी जहाज की कीमत करीब 2600 करोड़ रुपए है। इस जंगी जहाज में सतह से सतह पर, सतह से हवा में और पानी के अंदर मार करने की जबरदस्त क्षमता है। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ जो है बहुत ही जबरदस्त है। चीन साफ तौर पे जानता है कि हिंद महासागर में वो हिंदुस्तान की नेवी का मुकाबला नहीं कर सकता और अगर लद्दाख के अंदर किसी प्रकार का छेड़खानी हुई और यह युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान की नेवी जो है इंडियन ओशन रीजन के ऊपर कंप्लीट सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन कर सकती है और किसी प्रकार से चीन की गैस और ऑयल वहां से पास नहीं होगी। इसलिए चीन की पूरी जबरदस्त कोशिश है कि पाकिस्तान की नेवी को मजबूत करे, लेकिन एक स्टेल्थ बोट देने से पाकिस्तान की नेवी जो है वो हिंदुस्तान की नेवी का ना तो अरब सी में और ना ही इंडियन ओशन रीजन में मुकाबला कर सकती है। हिंदुस्तान की नेवी जो है वो पाकिस्तान की नेवी से कई गुना ज्यादा होशियार है, ज्यादा तजुर्बेदार है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये चीन की समंदर में सरहद बढ़ाने की उस नीति का हिस्सा है जिसका विरोध प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से किया था। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। पाकिस्तान भले ही सोचे
कि चीन उसे ताकतवर बनाने के लिए युद्धपोत का तोहफा दे रहा है, लेकिन चीन का मामला इतना सीधा और सरल नहीं। युद्धपोत के बहाने चीन दो चाल एक साथ चल रहा है। चीन का पहला गेम है अरब और हिंद महासागर में युद्धपोत की तैनाती कर अपना दबदबा बढ़ाना, पाकिस्तान को मजबूत कर भारत को रणनीतिक संदेश देना और एलएसी के साथ साथ भारत को सागर में भी उलझाए रखना, यानी भारत पर तीन ओर से दबाव बनाना। चीन का दूसरा गेम है कर्ज नीति के तहत पाकिस्तान पर धीरे धीरे कब्जा जमाना। पाकिस्तान पर 40 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। ऐसी हालत में चीन का कर्ज चुकाने में पाकिस्तान पूरी तरह अक्षम है। कर्ज और हथियारों के बदले चीन पाकिस्तान पर कब्जा जमा रहा है। चीन साफ तौर पर जानता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इस समय खस्ता हालत में, पाकिस्तान कंगाल है और किसी प्रकार से भी पाकिस्तान के पास दम नहीं है उसके इस युद्ध बोर्ड के पैसे की कीमत को चुकाना या उसकी इंस्टॉलमेंट देना। ऐसे में चीन जो है डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ से कुछ हद तक वो हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशराइज कर सकेगा क्योंकि कुछ हद तक हिंदुस्तान के ऊपर इसका असर हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। और दूसरा जो है अपने डेट ट्रैप को और मजबूत कर रहा है। उसने गोदार को 40 साल के ऊपर लीज पर ले लिया है। इसी माफी को पीओके को भी लीज पर लेना चाहता है और कराची के पास में उसने 2 आइलैंड्स को भी खरीद लिया है। ये सब की वजह केवल और केवल डेट ट्रैप है। सो चीन जो है जबरदस्त डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान जिस फ्री गेट जंगी जहाज को अपने गर्व और गौरव का प्रतीक मानकर झूठे दम से सराबोर है, एक दिन यही जहाज उसके पैरों में बंधा वो पत्थर साबित होगा जो उसे चीन के कर्ज के सागर में डुबो देगा। चीन के कर्ज में नाक तक डूबा पाकिस्तान जिस जहाज के बूते पंजों के बल उचक उचक कर भारत को आंखें दिखा रहा है, उस जहाज और जहाज को समंदर में उतारने वाले पाकिस्तान का भरपूर इलाज भारतीय युद्धक बेड़े में मौजूद है। भारत के पास करीब 13 तरह के फ्री गेट वॉरशिप मौजूद हैं। इनमें आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सह्याद्री के अलावा आईएनएस तलवार, त्रिशूल, ताबर, तेग, तरकश और त्रिकंत जैसे वॉरशिप मौजूद हैं। इसके अलावा भी भारत के बेड़े में ऐसे वॉरशिप मौजूद हैं जो पाकिस्तान के झूठे अहम को सागर के अंधकार में डुबोने में सक्षम है। जो ये जो एडवांस्ड एक फ्रिगेट चाइना ने जो पाकिस्तान को गिफ्ट किया है, ये बेसिकली इसलिए है ताकि चाइना इंडियन ओशन में अपना एक और प्रेजेंस उसमें बढ़ा पाए। लेकिन हम लोग के जो भारत की जो नौसेना है, भारत की जो नौसेना के पास हमारे पास करीब 285 वॉर वेसल्स हैं और जबकि पाकिस्तान के पास केवल करीब 100 हैं। और इस चीज को देखते हुए भारतीय नौसेना जो है आईपीएनएस तुगरील हो या पाकिस्तान की पूरी नेवी हो, उस पे हम लोग तब भी बहुत बहुत हावी हैं। इमरान खान चीन के जिस जहाज पर इतरा रहे हैं, कौन जाने उसकी क्या गारंटी है। जिस तरह चीन के सामान की कोई गारंटी नहीं, उसी तरह उसके चरित्र की भी कोई गारंटी नहीं। उसकी नीति में दोस्ती से पहले अपना हित है, इसीलिए वो भारत पर दबाव बनाने के साथ साथ पाकिस्तान की जड़ें खोदने की नीति पर भी चल रहा है। पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियाद का पत्थर इमरान खान और बाजवा अपने हाथ से रख चुके हैं, लेकिन भारत को पाकिस्तान और चीन के इस गठजोड़ से चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि जब से एलएसी पर चीन ने भारत के साथ विवाद बढ़ाया है, तब से चीन ने आक्रामक नीति अपनाई। आने वाले दिनों में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध सीधे युद्ध की फरेबी चाल पर अमल कर सकता है। शी जिनपिंग की नीति है वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन का वैश्विक विस्तार। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक घटना घट चुकी है। बतौर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो चुका है। निर्विवाद रूप से जिनपिंग अब चीन के सबसे शक्तिशाली नेता हैं और जब तक पार्टी में उनके वर्चस्व को चुनौती देने वाला नेता नहीं उभरता, तब तक उन्हें कुर्सी से कोई हटा नहीं सकता। एक रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि जिनपिंग की प्राथमिकता में 2025 तक ताइवान और 2040 तक अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा है। हालांकि कल किसने देखा है?
खतरनाक एनालिसिस ये भी हो रहा है कि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को भी 2040 में टारगेट कर सकता है। चीन जो है डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली और भी ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। चीन साफ तौर पर जानता है कि हिंद महासागर में वो हिंदुस्तान की नेवी का मुकाबला नहीं कर सकता। जिनपिंग जब तक जीवित है तब तक चीन की सत्ता उनकी मुट्ठी में है। जिनपिंग ने उस नियम को इतिहास बनाकर अपने नाम का इतिहास रच दिया जो कहता था कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो चुका है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव में 17 बार जिनपिंग के नाम का जिक्र किया गया है, जबकि पार्टी के संस्थापक और चीन के क्रांतिकारी नेता माओ का नाम प्रस्ताव में केवल 7 बार लिखा गया है। चीन के 100 साल के इतिहास में तीसरा प्रस्ताव पारित हुआ है। पहला प्रस्ताव 1945 में माओ त्से तुंग लाए थे और दूसरा प्रस्ताव देंग शियाओपिंग ने 1981 में पारित किया था। यानी चीन की गद्दी जीवित रहने तक जिनपिंग की हो चुकी है। ऐसे में विस्तारवादी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा चरम पर है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को पिछले हफ्ते ही लाइफ टाइम लैंडमार्क एक डिसीजन किया गया है कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो चाइना की हिस्ट्री में 1945 माओ जेडोंग और 1981 में देंग जियाओपिंग के लिए ही किया गया था और इनको एक 3rd टर्म एज द कोर प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया। माओ से ज्यादा ताकतवर बनकर जिनपिंग की जमीन की भूख और बढ़ने वाली है। ग्लोबल ट्रेंड्स 2040 अ मोर कंटेस्टेड वर्ल्ड नाम की रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2025 तक ताइवान पर कब्जे की नीति पर काम कर रहा है। 2030 तक वियतनाम, फिलीपींस को हराकर दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने का इरादा है। चीन 2040 में अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर सकता है। 2045 तक जापान के सेनकाकू द्वीप पर कब्जा करने की योजना है। इसके बाद मंगोलिया पर हमले की रणनीति बना सकता है और 2060 में रूस पर हमला कर सकता है। काफी संभव भी है कि ताइवान को 2025 तक अपने कब्जे में पूरा ले लेगा, दक्षिणी चीनी सागर को भी वो पूरा अपने और कंट्रोल में करेगा। और जिस तरह से अभी खतरनाक एनालिसिस ये भी हो रहा है कि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को भी 2040 में टारगेट कर सकता है पूरी तरह से अपना एक आक्रामक कार्रवाई करके एनेक्स करने की। तो इस चीजों से भारत को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए और उसकी तैयारी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर चीन में कोई चमत्कार नहीं हुआ तो लगभग तय है कि जिनपिंग जीवित रहने तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। यानी भारत समेत दुनिया को एक ऐसे राष्ट्रपति से जूझना होगा जिसकी विस्तारवाद पर आक्रामक नीति है, जिसकी जमीन की भूख सुरसा की भूख की तरह बढ़ रही है। जमीन की भूख ही थी जिसका अंजाम गलवान झड़प के रूप में दिखा। और अब जिनपिंग के सत्ता पर काबिज होने का मतलब है LAC सहित LOC पर तनाव में बढ़ोतरी। जिनपिंग की नीतियों के चलते चीन की साख भी खूब गिरी है। पूरी दुनिया में चीन की छवि एक खलनायक की तरह उभरी है। यहां तक कि चीन के अंदर भी जिनपिंग के खिलाफ माहौल गर्म है। हालांकि अलोकतांत्रिक जिनपिंग प्रशासन हर आवाज को कुचल देता है। Chinese President Xi Jinping जनवरी 2020 यही वो वक्त था जब चीन के सुप्रीम लीडर अपनी विस्तारवादी कूटनीति का कारपेट बिछाने म्यांमार की राजधानी नाय पी टॉ में रेड कारपेट पर उतरे थे। इसके बाद चीन के सर्वशक्तिमान नेता चीन से बाहर नहीं निकले। 11 नवंबर 2021 इसी तारीख को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में शी जिनपिंग के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति पद का रास्ता तैयार किया गया। केंद्रीय समिति के सदस्यों ने उन्हें चीन का भविष्य बताया, लेकिन चीन का यह भविष्य वर्तमान में विश्व मंच से दूर क्यों है, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं।
जनवरी 2020 से जिनपिंग को विश्व मंच पर नहीं देखा गया है। इटली के G20 समिट में भी जिनपिंग शामिल नहीं हुए। जलवायु परिवर्तन पर स्कॉटलैंड में हुई COP26 समिट में भी जिनपिंग ने वर्चुअली हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद 10 नवंबर को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में भी जिनपिंग शामिल नहीं हुए। उनका पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो कार्यक्रम के दौरान चलाया गया। इसीलिए सवाल तो उठेंगे ही कि सुपर पावर बनने के लिए हड़प नीति के सुपर हाईवे पर दौड़ रहे जिनपिंग आखिर कहां हैं? सच्चाई तो कोई नहीं जानता, लेकिन कयास है कि जिनपिंग कोरोना महामारी के बाद दुनिया की आलोचना से बचने के लिए वैश्विक सम्मेलनों में शामिल होने से बच रहे हैं। कोरोना नियमों का हवाला देकर जिनपिंग विश्व बिरादरी के सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरा कयास ये है कि जिनपिंग चीन के देश के भीतर अपने विरोधियों से निपटने में लगे हैं। जी जिनपिंग आजकल पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं कर पा रहे हैं। वो इस चीज में आजकल बिजी हैं कि चाइना के अंदर अपना पब्लिक इमेज बनाना, चाइना के अंदर जो अपने सेंट्रल कमेटी है उनके जो करीब 2000 मेंबर्स की अभी बैठकी होगी अगले साल, उसमें अपनी छवि को एकदम प्रभावित रखने के लिए वो उन सब लोगों को अभी अपना पूरा इसी चीज में वो बिजी हैं। क्योंकि जो अभी तीसरे बार जी जिनपिंग फिर से इलेक्ट होकर अगर प्रेसिडेंट बनेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात होगी चीन के इतिहास में कि तीसरे बार ये बनेंगे। और इस चीज को अंजाम देने के लिए आज के तारीख में जी जिनपिंग के पास ज्यादा समय नहीं है कि वो बाहर पब्लिक अपीयरेंसेस करे या बाहर आकर कोई इंटरनेशनल फोरम्स में भी आकर उसको अटेंड करे। वजह चाहे जो हो, सवाल चाहे जितने हो, लेकिन चीन से इनके जवाब कोई नहीं मांग सकता। इतना तय है कि आजीवन सरकार में बने रहने वाले जिनपिंग ने निजी महत्वाकांक्षा के लिए चीन को दोहरे संकट में फंसा दिया है। ग्लोबल सप्लाई हब बन चुका चीन जिनपिंग की जिद के कारण ग्लोबल उपेक्षा का शिकार बनता दिख रहा है और उसका असर बीजिंग से लेकर देहातों तक दिखने लगा है। चीन के एक नेता शाओपिंग ने 1978 में आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी। धीरे धीरे चीन दुनिया की जरूरत का हर सामान बनाने लगा और ताकतवर हो गया। अब उसी ताकत के अहंकार में जिनपिंग ने चीन के अस्तित्व को ही दांव पर लगा दिया। ब्रेक के बाद दिखाएंगे जिनपिंग की जिद की कीमत किस तरह चुका रहा है चीन। देखते रहिए आज तक। बीते 4 दशक में चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा। 2018 तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में चीन की हिस्सेदारी 20% के आसपास तक पहुंच गई। दुनिया का सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार अपनी तिजोरी में भरने के बाद जिनपिंग सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने लगे। माना जा रहा है कि चीन की इसी सनक के चलते 2019 में चीन ने दुनिया को कोरोना का दर्द दिया। हालांकि इसकी जांच चल रही है, पूरे विश्व से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन उन प्रतिक्रियाओं की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर किस तरह का संकट बना, यह भी सबने देखा। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बीमारी से हैं। It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. एक अनदेखा शत्रु, एक अनजान वायरस जिसे चीन ने झूठ के पर्दे तले पाल पोस कर रखा और देखते देखते पूरी दुनिया में उसका प्रसार हो गया। चीन की महत्वाकांक्षा है दुनिया को अपने वर्चस्व की लैब बनाना। जानकार मानते हैं कि इसी महत्वाकांक्षा को साधने का हथियार वुहान की प्रयोगशाला से निकला कोरोना वायरस बना।关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的。我们始终认为这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。我想提醒你注意的是，世卫组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的。世界上很多知名医学专家也都认为，所谓实验室泄露
等说法毫无科学依据。流行性疾病是人类共同的敌人，国际社会只有合力应对，才能战而胜之。中方将继续与各国同舟共济，守望相助，携手赢得这场人类同重大传染病的斗争。 कोरोना वायरस को हथियार बनाकर चीन विश्व अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की चाल चल रहा था, लेकिन चीन ने सोचा नहीं होगा कि उसके विस्तारवादी कारगुजारियों पर चुप रहने वाले शक्तिशाली देश इसी एक वायरस की बदौलत उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कोरोना वायरस से हुई जन और धन हानि के चलते विश्व बिरादरी चीन के खिलाफ लामबंद हो गई। इसकी चोट चीन की अर्थव्यवस्था पर भी लगी और उसके भविष्य पर भी। इन दिनों जिनपिंग की जिद से चीन परेशान है। दरअसल कोयले की कमी से चीन में बिजली का संकट खड़ा हो गया, लेकिन क्वाड के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया से तनातनी के कारण चीन ने कोयला नहीं खरीदा। कोयले के बजाय रिजर्व डीजल भंडार से चीन ने बिजली बनाई। डीजल से बिजली बनाने पर डीजल की किल्लत होने लगी। डीजल की किल्लत हुई तो ट्रकों से जरूरी सामान की सप्लाई बाधित होने लगी। चीन सरकार ने जनता से खाने पीने की चीजें जमा करने को कह दिया। इसके बाद बीजिंग में मॉल के बाहर खाना जुटाने वालों की भीड़ जमा होने लगी। इससे पहले अक्टूबर के महीने में बाढ़ से चीन के कई राज्य प्रभावित हुए। चीन में बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हो चुकी है। चीन की महत्वाकांक्षा ने उसे दुनिया में अकेला कर दिया है। विश्व बिरादरी से चीन अलग थलग पड़ गया और ऐसे हालात में चीन के अंदर खाने पीने की चीजों तक का संकट गहरा सकता है। चाइना के अंदर आज की डेट में एक तो कोयला जो कि वो ऑस्ट्रेलिया से ही खरीदता था वो कम हो चुका है, और फूड ग्रेन्स खाने की भी कमी के काफी हद तक न्यूज आ रही है। इसकी वजह से और जो बाढ़ बहुत इस बार भयानक आई है चाइना के अंदर, तो इंटरनल जो रूरल पॉपुलेशन है चाइना की, उसके अंदर काफी अनरेस्ट और एंगर है। ये उस चीन का हाल है जो अपनी अर्थव्यवस्था का डंका पीटकर छोटे देशों को कर्ज नीति में उलझाकर दुनिया भर में अपने पांव पसारने की तिकड़म लगा रहा है। लेकिन इसी महत्वाकांक्षा ने चीन को इतना अकेला कर दिया कि दुनिया में उसका साथ देने के लिए अब बड़े और अमीर देश आगे नहीं आ रहे हैं। चालबाज चरित्र के चलते चीन दुनिया की निगाह में साइलेंट दुश्मन का दूसरा नाम बन चुका है। दुनिया का कोई शांति प्रिय देश उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। युद्ध की रणनीति बनाने वाले जिनपिंग अब दोहरे दबाव से गुजर रहे हैं। उनके ऊपर चरमराती अर्थव्यवस्था, गहराते खाद्यान्न संकट का दबाव है, तो साथ ही बाहर से विश्व के नए शक्ति संगठनों का दबाव है। दुनिया की सप्लाई हब बन चुका चीन संदेह के घेरे में आने के बाद ग्लोबल कंपनियों की पहली पसंद नहीं रह गया है। चीन के एक वायरस ने विश्व में ऐसा विध्वंस मचाया कि विश्व मंच शक्तियों का समीकरण ही बदल गया। जिस ग्लोबल विलेज में चीन का डंका बजता था, उसके मंच से चीन नदारद हो गया और अब विश्व नेताओं के हाथों में भारत का हाथ नजर आने लगा है। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है, तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। भारत देश की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय भारतवासियों के अंदर, आप सबके अंदर जो स्वाभिमान का भाव जागृत होता है, वो व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं होता है, वो पारिवारिक सामाजिक स्वाभिमान नहीं होता है, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आपदा में अवसर का जो नारा दिया था, उसे अपनी नीति की बदौलत विश्व मंच पर साकार कर दिया। मोदी की इसी नीति की बदौलत जिनपिंग दोहरे दबाव से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस फैलने के बाद से वैश्विक संगठनों का चीन पर नीतिगत दबाव बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में चीन के वर्चस्व को पहली बार दुनिया से चुनौती मिल रही है। चीन अब ग्लोबल कंपनियों की पहली पसंद भी नहीं रह गया है। आईटी कंपनी याहू ने शर्तें लादने पर चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। साथ ही घरेलू कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण से चीन के कारोबारी नाराज हैं। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन चीन के कारोबारी अपने ही देश में अपने गले पर सरकारी कटार की धार से त्रस्त हैं। साथियों, देश में बदलाव का वातावरण लाने, रैंक सुधारने के लक्ष्यों पर हम निरंतर राज्य सरकारों के साथ
मिलकर के काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को और मजबूत करते हुए हमारी राज्य सरकारों ने इसमें पूरे उत्साह से भागीदारी की है। अब हम जिला स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों को लागू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन कभी दुनिया की इन्वेस्टमेंट हब हुआ करता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे ही सही ढलने लगा है। जिनपिंग दुनिया के एंटी चीन सेंटिमेंट को समझ रहे हैं और घर के भीतर उग्र राष्ट्रवाद की आड़ में अपना संकट छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाले 6 महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जिनपिंग विश्व शक्ति के नए संगठनों के सामने भी आक्रामक रहने वाले हैं या फिर संकट काल में एकजुट होकर संगठन बनाने वाले देशों की रणनीति के आगे नतमस्तक होते हैं। चीन जैसे बंद देश से कोई भी सही और पूरी जानकारी बाहर आना नामुमकिन ही है। यह बात दुनिया ने तब और अच्छी तरह महसूस किया जब कोरोना वायरस ने धरती के आधे से ज्यादा देशों को चपेट में ले लिया। चीन दुनिया की निगाह में मानवता का दुश्मन बनकर उभरा और दुनिया ने लोकतंत्र और वासुदेव कुटुंबकम के भारत के मंत्र को समझना शुरू किया। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। दूरदर्शी नेता वो जो तुरंत मिलने वाले लाभ का लोभ छोड़कर भविष्य के लिए रास्ता तैयार करे। दुनिया कोरोना के संकट काल से गुजर रही थी, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान दुश्मन चीन से निपटने के लिए भविष्य का रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। कोरोना के संकट काल में भारत की नीति के बदौलत क्वाड देशों के दो संगठन मजबूत हुए हैं। ईस्ट एशियन क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया साथ आए हैं, तो वेस्ट एशियन क्वाड में भारत, अमेरिका, इजराइल, यूएई साथ आए हैं। अब से पहले इन देशों का झुकाव चीन की ओर ज्यादा रहता था। शी जिनपिंग जिनके अगेंस्ट भी इंटरनल काफी डिफरेंसेस हैं और इस हिस्टोरिक डिसीजन जो इनको 3rd टर्म के लिए भी कम्युनिस्ट पार्टी ने नियुक्त किया है, इसमें भी काफी डिसेंट्स हैं। चाइना का इंटरनल सिचुएशन भी जैसे दिखाया जा रहा है या दर्शाया जा रहा है वो इतना रोजी नहीं है। चाइना के अंदर ग्लोबल कंपनीज ने अपने बिजनेस प्रोजेक्ट्स को कम कर दिया है, नए प्रोजेक्ट्स बिल्कुल बंद कर दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी है कि उनको भारत, जापान, ताइवान जैसे देशों में या वियतनाम जैसे देशों में उनको मूव कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए। क्वाड देशों का मकसद है ऐसी ताकतों पर नकेल कसना जिनका लालच अपनी सीमाएं बढ़ाना है। आक्रामक नीति अपनाने वाले चीन को ये साफ संदेश है। चीन के मन में क्या है ये चीन जाने, लेकिन भारत की ताकत दुनिया जानती है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।